हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज एंग्लो सिख वॉर। हमें पहले देखना है कि सिख एम्पायर कैसे फॉर्म होता है और फिर कैसे इसे लॉर्ड डलहौजी एनेक्स कर लेते हैं। हमें यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एंड सेकेंड एंग्लो सिख वॉर पे डिस्कशन करना है। कौन कौन सी संधियां हुई थी, इस समय कौन से गवर्नर थे, किसके बीच में लड़ाइयां हुई, वो सारी बातें हमें डिस्कस करना है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में, आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी ये सारे वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। अभी तक हमने कुछ कहानी डिस्कस की है, जैसे कि मैंने बताया कि किस तरीके से यूरोपियन कंपनीज भारत आती हैं और भारत आके आपस में ही लड़ाइयां शुरू कर देती हैं और इन सब के बीच में राइज होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल के रीजन को एनेक्स कर लेती हैं। उसके बाद एंग्लो मराठा वॉर होती है और एंग्लो मैसूर वॉर। मतलब अभी तक की स्टोरी में बंगाल, मद्रास मतलब आपका मैसूर रीजन और आपका मराठा रीजन मतलब दक्कन का रीजन, इन सभी एरिया को एक्वायर कर लिया गया है बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उनकी नजरें सिख एम्पायर में है, लेकिन सिख राजा है राजा रणजीत सिंह, और जब तक राजा रणजीत सिंह जीवित हैं तब तक ब्रिटिशर्स कुछ भी नहीं कर पाए सिख एम्पायर का। तो कैसे राइज हुआ एंड कैसे फॉल हुआ, वो सारी बातें आज के वीडियो में हमें डिस्कस करनी है। सो स्टार्ट कर लेते हैं। अब राइज देखने से पहले हमें सिख धर्म के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। हमें सिख धर्म के 10 गुरुओं के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे किस तरीके से राइज हुआ है सिख धर्म का। तो सिख धर्म के अगर हम गुरुओं के बारे में बात करते हैं तो फाउंडर माने जाते हैं गुरु नानक देव जी। अगर हम 14-15 सेंचुरी में बात करते हैं तो 15 सेंचुरी में एक नया धर्म उदय होता है विच इज सिख धर्म की शुरुआत होती है एंड फाउंडर हैं गुरु नानक देव जी। इनका जन्म 1469 में तलबंडी नियर लाहौर पाकिस्तान में होता है, जिसे आज हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। गुरु नानक देव जी संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेज के स्कॉलर होते हैं और उन्होंने एक ओंकार मतलब भगवान एक है पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। इसके अलावा जो हम लंगर की बात करते हैं, गुरु का लंगर, और गुरु का लंगर ओपन होता है फॉर ऑल। आप किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी रिलीजन से हैं, किसी भी कास्ट से हैं, तो एक कॉमन किचन है जहां पर फूड को सर्व किया जाता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। इसे हम गुरु का लंगर कहते हैं। तो लंगर की जो शुरुआत की गई है वो गुरु नानक देव जी के द्वारा ही की गई है। और गुरु नानक देव जी अगर बात करते किसके समकालीन है, किसके कंटेम्पररी है, तो आंसर होता है बाबर, क्योंकि बाबर का समय भी आप देखेंगे 1526 से लेकर 1530 के बीच का समय बाबर का है और इसी समय आपको गुरु नानक देव जी भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, गुरु नानक देव जी ने अपना जो उत्तराधिकारी था, उनके ही एक डिस्पाइल या उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था लहना, और उनको बाद में आज के समय हम गुरु अंगद देव जी के नाम से जानते हैं। तो गुरु अंगद जी यहां पर सक्सेसर होते हैं गुरु नानक देव जी के। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अब गुरु अंगद देव जी के बारे में, जो कि 1539 से 1552 का इनका समय है और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है गुरुमुखी। बेसिकली गुरु नानक देव जी के जो भी राइटिंग्स थी उनको कंपाइल किया गया है, कहां पर, गुरु ग्रंथ साहिब में, वो भी गुरुमुखी स्क्रिप्ट में। और इस गुरुमुखी स्क्रिप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो गुरु अंगद देव जी ने किया था। ठीक है, और यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने जो लंगर व्यवस्था शुरू की थी उसको कंटिन्यू करने का काम और पॉपुलर करने का काम गुरु अंगद देव जी ने किया। गुरु अंगद देव जी के बाद गुरु अमरदास साहिब आते हैं। इनका समय 1552 से 1574 के बीच का होता है और जो आपका गुरु का लंगर सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किसने किया था, गुरु अमरदास जी ने किया था। ठीक है, उस समय सिख कम्युनिटी में जो भी सती सिस्टम था या पर्दा सिस्टम था उसको अबॉलिश करने का काम, कंप्लीटली खत्म करने का काम गुरु अमरदास जी ने किया। और ये कंटेम्पररी किसके थे, अब ये अकबर का समय आ चुका है, तो बाबर के बाद अब हम अकबर के समय में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग अगर एग्जाम देते रहते होंगे या आपने PYQ लगाए होंगे, नहीं लगाए तो अगेन सजेशन, एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसमें SSC CGL 2022-23 JEE CPO में आए हुए सभी हिस्ट्री के क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है, वो भी डिटेल में। ठीक है, तो आपको काफी सारे पॉइंट्स वहां से मिलेंगे। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, तो आपको पता लगेगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यहां से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, बताइए अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी। ठीक है, या जो अमृतसर में हम गोल्डन टेम्पल की बात करते तो उसमें जो गोल्ड प्लेट
करवाया है वो किस राजा ने करवाया है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बनते हैं, स्पेशली इन वनडे एग्जाम। तो इसलिए मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रही हूँ जो कि आपको आने वाले एग्जाम में मदद करेंगी। आप चाहो तो यहाँ पे एक टेबल भी बना सकते हो नोट्स बनाने के लिए, अदरवाइज आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, पूजा जैन CA 247। तो क्लास ओवर होने के बाद इसकी PDF अपलोड कर देंगे, तो आप इसे डाउनलोड करके भी नोट्स बना सकते हो। ओके है, ठीक है। अगले गुरु होते हैं गुरु रामदास जी, जिनका समय 1574 से 1581 का होता है और ये 4th नंबर के गुरु हैं और इन्होंने ही अमृतसर शहर की स्थापना की थी। और अमृतसर शहर में जो गुरुद्वारा है हरमंदिर साहिब जी का, तो वो स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास जी ने की थी। अभी इसको हम गोल्ड टेम्पल नहीं कह रहे हैं, हम गोल्डन टेम्पल कब कहेंगे? जब इसमें गोल्डन प्लेटेड वर्क हो जाएगा राजा रणजीत सिंह के समय, ठीक है। तो उन्होंने ये काम करवाया था। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए गुरु के बारे में, क्योंकि ये पहले सिख गुरु हैं इन द हिस्ट्री ऑफ सिख जिनको एग्जीक्यूशन करवाया, जिनकी हत्या करवाई गई बाय द जहांगीर, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे किस तरीके से मुगलों और सिखों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है, ठीक है। तो गुरु अर्जुन देव जी, इनका समय 1581 से 1606 के बीच का होता है और इन्होंने आदि ग्रंथ को कंपाइल करने का काम किया है, ठीक है। ही कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री दरबार साहिब, ऑल्सो नोन एज द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर, ठीक है। और जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट है गुरु हरगोबिंद साहिब, इनका समय 1606 से 1644 के बीच में है। जब यहाँ पे टसल बढ़ता जा रहा है बिटवीन सिख एंड मुगल्स, तो यहाँ पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने डिसाइड किया कि हमें अपनी एक छोटी सी आर्मी रखनी चाहिए जो हमें प्रोटेक्ट कर सके। तो यहां से अब देखिए यहाँ पे सेना रखने का कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे आ रहा है, इसलिए इन्हें हम सोल्जर सेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ही वॉज द सन ऑफ गुरु अर्जुन देव एंड वॉज ऑल्सो नोन एज द सोल्जर सेंट, क्योंकि इन्होंने स्मॉल आर्मी ऑर्गेनाइज की थी और ये पहले गुरु थे जिन्होंने डिफेंड करने के लिए आर्मी को रखना स्टार्ट किया था। और उस समय रूल किसका था? जहांगीर, और जहांगीर के बाद उनके बेटे शाहजहां का रूल गुरु हरगोबिंद साहिब जी के समय था। इसके बाद आते हैं गुरु हर राय साहिब फ्रॉम 1644 टू 1661 और इन्होंने दारा सिखों को शेल्टर दी थी। दारा सिखो कौन है? औरंगजेब का भाई है। और जब आप लोग धर्मत का बैटल पढ़ते हैं, धर्मत की जब लड़ाई के बारे में बात करते तो आप लोग देखते किस तरीके से औरंगजेब ने अपने भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। तो यहाँ पे दारा सिखों को शेल्टर देने का काम गुरु हर राय साहिब ने किया था और इस तरीके से औरंगजेब काफी नाराज हो चुके हैं और औरंगजेब अब बदले लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। हालांकि अगर आप बात करते हैं औरंगजेब से, मतलब या मुगलों से इन्होंने ज्यादा कोई बैर नहीं किया या लड़ाई करने के बारे में नहीं सोचा। इनके मैक्सिमम जो एफर्ट्स थे वो मिशनरी वर्क में आपको देखने को मिलेंगे गुरु हर राय साहिब के। इनके बाद आते हैं गुरु हरकृष्ण साहिब, 1661 से 1664 का समय होता है और ये यंगेस्ट गुरु हैं। सिख धर्म में यंगेस्ट गुरु कौन है? हरकृष्ण साहिब है और केवल 5 साल के होते हैं जब इन्हें गुरु बनाया जाता है। डन। नेक्स्ट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन गुरु तेग बहादुर साहिब, इनका समय 1665 से 1675 के बीच में होता है और इन्होंने आनंदपुर साहिब जो टाउन है ना वो बसाने का काम किया था। अब यहाँ पे जो हिंदू कश्मीरी पंडित थे उनको जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा था मुस्लिम में, तो उसे रोकने का काम, अपोज करने का काम गुरु तेग बहादुर साहब ने किया। और जब औरंगजेब ने इनको कहा कि आप मुस्लिम धर्म को अडॉप्ट कर लो तो इन्होंने मना कर दिया और ऐसा करने के बाद औरंगजेब ने इनको गिरफ्तार किया और इनकी हत्या करा दी, ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर जी का एग्जीक्यूशन या इनकी हत्या किसने कराई थी? तो औरंगजेब ने कराई थी। डन। इतनी चीजें हुई। अब गुरु तेग बहादुर साहिब 9th नंबर के गुरु हैं सिख धर्म के और उनके ही सन होते हैं जिनका नाम होता है गुरु गोबिंद सिंह साहिब, सिखों के 10वें और लास्ट नंबर के गुरु हैं। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 में पटना बिहार में होता है, ठीक है। अब यहां से शुरुआत होती काफी सारे नई चीजों की। इनका समय 1675 से 1708 के बीच में होता है और यहाँ पर इन्होंने ये जो गुरु का पदवी चला आ रहा है तो इन्होंने इसको खत्म करने की बात की कि अब जो गुरुशिप है वो ट्रांसफर नहीं होगी। अब जो गुरु होंगे वो कौन होंगे? गुरु ग्रंथ साहिब होंगे, जिसमें गुरु नानक देव जी की बातें, उनकी जो भी कहानियां हैं, उनकी जो भी स्पीच या फिर उनके जो भी ज्ञान की बातें, वो सारी चीजें कंपाइल की गई हैं, ठीक है। तो अब गुरुशिप को ट्रांसफर करना बंद कर दिया और अब जो गुरु होंगे वो गुरु ग्रंथ साहिब होंगे। इसलिए 10वें और अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोबिंद सिंह जी हैं, ठीक है। इन्होंने
खालसा पंथ की शुरुआत की थी और एक खालसा आर्मी बनाई थी इन 1699 और प्रोटेक्ट करने के लिए सिख एम्पायर को, मतलब जो आपकी सिख कम्युनिटी है उनके लोगों को और लोगों की रक्षा करने के लिए खालसा पंथ या खालसा आर्मी की शुरुआत किसने की थी? गुरु गोविंद साहिब जी ने की थी। और इन्होंने ही जो टर्बन होता है ना, पगड़ी, आप देखते हैं कि सिख धर्म के लोग पगड़ी बांधते हैं अपने हेयर्स को कवर करने के लिए, तो ये जो टर्बन सिस्टम लेकर आए थे वो गुरु गोविंद जी ही लेकर आए थे। और इन्होंने 5 प्रिंसिपल, खालसा आर्मी या खालसा पंथ के लोगों को कहा था कि आपको 5 केस या 5 प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे। ये 5 के क्या है? केश, कंगा, कारा, कृपाण एंड कछेरा। ये 5 चीजें आपको अपने शरीर में धारण करनी होंगी, ठीक है। ये बात यहाँ पे की गई थी। और फिर ही वॉज असैसिनेटेड इन 1708। उसके बाद अगले जो यहाँ पे खालसा आर्मी के लीडर बन जाते हैं उनका नाम होता है बाबा बंदा सिंह बहादुर, जो कि सिख जनरल एंड कमांडर होते हैं खालसा आर्मी के। एक्चुअली इनका एक्चुअल नाम बंदा बहादुर नहीं होता, इनका नाम होता है लक्ष्मण देव, एंड बंदा बहादुर नाम गुरु गोविंद सिंह जी ही इनको देते हैं। तो इस तरीके से बंदा बहादुर जी की कहानी अब आपको यहां से शुरू होते मिलती है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म राजौरी डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में हुआ था 27 अक्टूबर 1670 में, एक हिंदू राजपूत फैमिली में। और अब ये खालसा आर्मी के लीडर बन चुके हैं। डन इतनी चीजें। अब इन्होंने अपनी आर्मी की मदद से काफी सारे एरियाज को कैप्चर करने का काम किया, लाहौर, अमृतसर, और एक सिख एम्पायर की नींव रखने का काम किया। लेकिन उस समय अब मुगल रूलर कौन है? तो फर्रुख सैयद। ये वही फर्रुख सैयद है जो बीमार हो गया था, उसके बाद उसने फरमान इशू किया था जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो फर्रुख सैयद अब खुश नहीं है कि किस तरीके से बंदा बहादुर जी खालसा पंथ की स्थापना करके, मतलब खालसा आर्मी की मदद से अपने एरिया को एक्सपांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्रुख सैयद क्या करते हैं? अपनी सेना भेजते हैं और उनकी सेना को लीड कर रहा होता है अब्दुल समद खान, और चारों तरफ से बंदा बहादुर जी को घेर लिया जाता है और लेकर आया जाता है कहां पर? दिल्ली। तो फर्रुख सैयद ने इनको बंदी बना लिया है और बहुत सारे समय तक इनको बंदी बना के, इनकी पूरी सेना को, उनके पूरे लोगों को बंदी बना के रखा है। तो अब शॉर्टेज होने लगी है, फूड की शॉर्टेज होने लगी है। 7 मंथ तक, सेवरल मंथ तक आपको ये देखने को मिलेगा। और फिर 7 दिसंबर को बंदा बहादुर जी सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या कर दिया जाता है? बंदा बहादुर जी के छोटे छोटे पीसेस करवा दिए जाते हैं बाय द फर्रुख सैयद, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं अब जो सिख एम्पायर है, अब उसको लीड करने वाला अगला कोई कमांडर या जनरल कोई भी नहीं है। तो अब क्या होगा? रीजनल पावर्स बनेंगी। तो पूरा का पूरा जो सिख एम्पायर है, जो लाहौर अमृतसर के एरिया में फैला हुआ है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिनको हम मिसल्स कहते हैं। तो 12 मिसल्स में आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सिख एम्पायर, ये वाला जो एरिया है लाहौर अमृतसर पंजाब वाला एरिया, ये डिवाइडेड आपको देखने को मिलेगा। इन 12 मिसलों में से एक और मिसल होती है जिसका नाम होता है सुकर चकिया मिसल। क्या नाम है? सुकर चकिया मिसल। और इसी सुकर चकिया मिसल से बिलोंग करते हैं महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें लायन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। ये MPPSC का क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें पूछा गया था बताइए महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से बिलोंग करते थे? तो आंसर है सुकर चकिया मिसल से बिलोंग करते थे। अब यहां से कहानी शुरू होती है महाराजा रणजीत सिंह की। महाराजा रणजीत सिंह जी का जन्म 1780 में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो महाराजा रणजीत सिंह होते हैं वो अपने आप को महाराजा का टाइटल कब देते हैं? 1801 में देते हैं। इनका कोरोनेशन होता है, ये राजगद्दी पे बैठते हैं, बढ़िया। और इनके पास बहुत ही पावरफुल आर्मी होती है। बहुत ही पावरफुल आर्मी होने की वजह से ये काफी बड़े टेरिटरी पे अपना वर्चस्व बनाते हैं, काफी बड़ी टेरिटरी को एक्वायर कर लेते हैं। और इनकी 2 कैपिटल होती हैं, एक आपकी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है विच इज लाहौर, और एक आपके रिलीजियस कैपिटल है कहां पर? अमृतसर में। तो 2 कैपिटल आपको सिख एम्पायर की देखने को मिलेंगी एट द टाइम ऑफ राजा रणजीत सिंह, ठीक है। इतनी इसके अलावा इन्होंने खालसा आर्मी की मदद से काफी बड़े एरिया पे कैप्चर किया था और बहुत पावरफुल थे। तो यहाँ से ब्रिटिशर्स भी थोड़ा सा डरते थे कि हम यहाँ पर राजा रणजीत सिंह जब तक हैं तब तक हम उनसे कोई भी पंगा नहीं करेंगे। अब अंग्रेजों को यह डर था कि कहीं राजा रणजीत सिंह हमारी टेरिटरी में हमला ना कर दे, ऐसा डर था, ठीक है। किसको? ब्रिटिशर्स को। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया? राजा रणजीत सिंह जी के साथ एक ट्रीटी साइन की, ठीक है। उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ देर बाद, लेकिन सबसे पहले हमें थोड़ा सा इस रीजन के बारे में पता होना चाहिए। ये जो पूरा एरिया है ये सिख एम्पायर का एरिया है, मुल्तान, लाहौर, पेशावर, कश्मीर, अमृतसर। यहाँ पर राजा रणजीत सिंह जी और राजा रणजीत सिंह जी अफगानिस्तान की तरफ एक्सपांशन कर रहे हैं,
अभी तक उन्होंने ये जो सतलज रिवर बह रही है ना, सतलज रिवर को क्रॉस नहीं किया, और यहाँ पर सतलज रिवर को क्रॉस करके ब्रिटिश टेरिटरी है। तो ब्रिटिशर्स डरे हुए हैं कहीं राजा रणजीत सिंह जी सतलज रिवर को क्रॉस करके हमारी टेरिटरी को एनेक्स ना कर लें, उस पर कब्जा ना कर लें। ठीक है, तो इसलिए वे लोग क्या करते हैं, एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर को साइन करते हैं, अमृतसर की संधि। तो राजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के समय 1809 में एक अमृतसर की संधि साइन की जाती है, जिसमें बोला जाता है कि सतलज रिवर जो है, सतलज रिवर को कभी हम क्रॉस नहीं करेंगे और आप भी कभी सतलज रिवर को क्रॉस मत कीजिएगा। मतलब सतलज रिवर के जो नॉर्थ का टेरिटरी है वो सिख एम्पायर है, और सतलज रिवर का जो साउथ का टेरिटरी है वो कौन है, ब्रिटिशर्स के अंडर है। तो इस तरीके से एक बाउंड्री फिक्स कर दी गई थी बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड महाराजा रणजीत सिंह। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हम इसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से जानते हैं, जो कि 1809 में साइन की गई थी। अब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे रह गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अमृतसर में आपको गोल्डन टेम्पल देखने को मिलता है, हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा, और वहां पर जो गोल्ड प्लेटेड वर्क किया गया है वो राजा रणजीत सिंह ने ही कराया है। इसके अलावा राजा रणजीत सिंह की जो ट्रेजरी थी, इनका जो कोष था, उसमें आपको कोहिनूर हीरा भी देखने को मिलेगा। तो आप तो सोचेंगे कि कोहिनूर हीरा कहां से पहुंचा राजा रणजीत सिंह के पास, ये तो नादिर शाह लूट कर ले गया था दिल्ली से, मुगलों के पास था। और यहाँ पे जब मयूर सिंहासन को लूट के गया नादिर शाह, जो कि अफगानी व्यक्ति था, तो वो अपने साथ ले गया। यहाँ पर एक अफगान का राजा होता है जिसका नाम होता है शाह सुजा, और शाह सुजा को गिरफ्तार कौन कर लेते हैं, राजा रणजीत सिंह। और राजा रणजीत सिंह जब उनको गिरफ्तार कर लेते हैं तो शाह सुजा की वाइफ कहती हैं कि आप मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, और जब उनके हस्बैंड को रिहा कर दिया जाता है तो बदले में उन्हें कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया जाता है। तो इस तरीके से राजा रणजीत सिंह की ट्रेजरी में आपको कोहिनूर हीरा देखने को मिलेगा। और 1839 में आप देखेंगे, 1839 में राजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है। जब तक राजा रणजीत सिंह थे तब तक इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स जानते थे कि हम तो कभी सतलज रिवर को क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि हम हार जाएंगे। राजा रणजीत सिंह काफी पावरफुल है और वो भी सतलज रिवर को क्रॉस ना करें, तो अपनी सिक्योरिटी के लिए बेसिकली लॉर्ड मिंटो ने इस ट्रीटी को साइन किया था। अब आप देखेंगे जो महाराजा रणजीत सिंह के पास कोहिनूर हीरा था, ये तो उनके ट्रेजरी में है, उनके कोष में है। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राजा रणजीत सिंह जी की टेरिटरी या फिर सिख एम्पायर को जब एनेक्स करेगी, कैप्चर करेगी, तो उसकी ट्रेजरी को भी कैप्चर करेगी। तो ये लॉर्ड डलहौजी का समय होगा जब कोहिनूर हीरा लॉर्ड डलहौजी लेकर जाएंगे कहाँ पे, ब्रिटेन, और जो ब्रिटिश की रानी होती है उनके क्राउन में उस हीरे को लगाया जाता है। तो आज के समय में हमारा जो कोहिनूर हीरा है वो इंग्लैंड में आपको देखने को मिलेगा। डन इतनी चीजें। चलिए हम बात करते हैं अब आगे की बातें। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है। उनके 4 बेटे होते हैं, राजा खरक सिंह, राजा ननिहाल सिंह, राजा शेर सिंह और राजा दिलीप सिंह। तो अगले उत्तराधिकारी आप देखेंगे गद्दी पर बैठेंगे महाराजा रणजीत सिंह जी की डेथ के बाद। एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आने के बाद खरक सिंह जी गद्दी पर बैठते हैं। खरक सिंह जी कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक ही गद्दी में बैठ पाते, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद ननिहाल सिंह जी गद्दी पे बैठते, वो भी कुछ महीनों तक ही राजा रह पाते, उनकी भी डेथ हो जाती है। और ननिहाल सिंह जी के बाद जो अगले उनके बेटे हैं शेर सिंह जी, वो गद्दी पे बैठते हैं और यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी चलती है अंडर द सिख एम्पायर और उनकी भी हत्या करा दी जाती है। तो अब बचते हैं केवल एक ही बेटा जो है राजा दिलीप सिंह, जो कि माइनर है, मतलब उनकी एज अभी 18 साल नहीं हुई है, काफी छोटे आपको राजा दिलीप सिंह देखने को मिलेंगे। और राजा दिलीप सिंह को अगला उत्तराधिकारी बनाया जाता है और वो सिख एम्पायर की गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन काफी छोटे हैं, इतने बड़े एम्पायर को कैसे रन करेंगे। तो तब एंट्री होती है रानी जिंदल की। ठीक है, राजमाता जिंदल भी लिखा मिलेगा आपको कहीं कहीं, रानी जिंदल या रानी जिंद भी नाम इनको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह के बाद उनके जो यंगेस्ट सन है दिलीप सिंह जी, वो गद्दी पे बैठे हैं, एक सबसे छोटे हैं, इसलिए ये राजमाता जिंदल के अंदर अपने कारोबार को संभालते, अपने एम्पायर को संभाल रहे। जब तक ये बड़े नहीं हो जाते तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेंगी, रानी जिंदल देखेंगी। अब खालसा आर्मी तो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है और खालसा आर्मी स्टिल अभी पावरफुल है, पर रानी जिंदल चाहती है कि नहीं, पावर मेरी होनी चाहिए, खालसा आर्मी को तो कहीं ना कहीं से अब रास्ते से हटाना है। ऐसा कौन सोच रही है, रानी जिंदल सोच रही है। ठीक है, और यही एक जो रानी जिंदल की चाह होती है ना अपने आप को पावरफुल बनाने की, खालसा आर्मी को खत्म करने की, यहीं से शुरुआत होती है आपकी पहली एंग्लो सिख वॉर। इसका समय आप देखेंगे 1845 से 1846 का समय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर
क्या होता है, रीजन क्या होता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं राजमाता जिंदल के, जिसके कारण ये पहला बैटल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राजमाता जो जिंदल होती हैं वो ब्रिटिशर्स को बोलती हैं कि हम आपको पाथ देते हैं, रास्ता देते हैं, और सतलज नदी को क्रॉस करके आप सिख टेरिटरी में आओ और खालसा आर्मी को खत्म करो। ठीक है, बदले में ऑब्वियस सी बात है हम आपको कुछ टेरिटरी देंगे, कुछ गिफ्ट देंगे, कुछ पैसे देंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही तो हमेशा से होता आया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्रिटिश जनरल मेजर ब्रॉडफुट यहाँ पर एंट्री लेते हैं सतलज रिवर को क्रॉस करके, और खालसा आर्मी और ब्रिटिश जनरल के बीच में अब क्या होती है, बैटल होती है, और यहां से शुरुआत होती है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बारे में। अब इस समय गवर्नर कौन है, तो गवर्नर आपको लॉर्ड हार्डिंग देखने को मिलेंगे, एंड चीफ जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो लॉर्ड गॉफ है। हमको ये मतलब किससे होना चाहिए, लॉर्ड हार्डिंग। अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो वो पूछेगा कि पहला एंग्लो सिख वॉर जब हुआ था तो गवर्नर कौन था, आंसर है लॉर्ड हार्डिंग थे। अब पहला यहाँ पे शुरुआत होती है बैटल की, अलग अलग जगहों पे 4 लड़ाइयां लड़ी जाती हैं बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द खालसा आर्मी। ओके, आप देखेंगे फिरोज शाह का बैटल है, मुडगी का बैटल है, फिर इसके बाद आपका बदरौवल बैटल एंड अलीबल बैटल है, जिनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, ना ही आपसे एग्जाम में पूछेगा, हमें केवल इसके रिजल्ट पे मतलब होना चाहिए कि रिजल्ट ये होता है कि ब्रिटिश आर्मी डिफीटेड द सिख, तो खालसा आर्मी को हरा दिया जाता है बाय द ब्रिटिश आर्मी, और लाहौर को कैप्चर कर लिया जाता है। लाहौर को कैप्चर कर लिया गया 20 फरवरी 1846 में, और जब लाहौर को कैप्चर कर लिया गया तो एक संधि साइन होगी जिसको हम ट्रीटी ऑफ लाहौर कहेंगे। ठीक है, तो पहले ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी लॉर्ड मिंटो के समय, अब ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हो रही है लॉर्ड हार्डिंग के समय। ठीक है, 9 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर को साइन किया जाता है बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द सिख एम्पायर। क्या होती है यह संधि, तो पहली चीज देखेंगे, द ब्रिटिश स्नैच ऑल द टेरिटरी साउथ ऑफ द सतलज रिवर फ्रॉम द सिख। तो मैंने आपको बताया था अमृतसर की जो संधि साइन हुई थी उसमें कहा था कि साउथ की टेरिटरी सिख की है, नॉर्थ की टेरिटरी किसकी है, ब्रिटिशर्स की है। तो यहाँ पे सतलज रिवर के नॉर्थ जो साउथ की टेरिटरी है उसको छीनने का काम ब्रिटिशर्स ने किया। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया रानी जिंदल को कि आपने ही तो इनिशिएट की थी बैटल, और आपके कारण काफी नुकसान हुआ है हमारी आर्मी की, तो आप मुझे यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपीस 1.5 करोड़ रुपीस कंपनसेट करोगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पैसा तो दे दिया जाता इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजर, बट अब इतना फंड नहीं था तो कुछ टेरिटरी भी पंजाब और कश्मीर की हैंड ओवर कर दी जाती है ब्रिटिशर्स को। क्लियर, तो हैंड ओवर यहाँ पे कर दिया गया है ब्रिटिशर्स को टेरिटरी। तो a British took 1.5 crore rupees as a compensation from the Sikh, out of which Sikh gave 50 lakh rupees from their own funds and in exchange of the remaining amount, and some province of Punjab and Kashmir were handed over to the Britishers। अब कश्मीर पहुंच चुका है ब्रिटिशर्स के पास, और कश्मीर को राजा गुलाब सिंह जी को 50 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राजा गुलाब सिंह जी के पास अब कश्मीर पहुंच चुका है। ओके, और यहाँ पे लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट किया जाता है कि जो कि पूरे के पूरे सिख एम्पायर पे नजर रखेगा कि वापस से कोई वॉर ना जनरेट हो। तो यहाँ पे हेनरी लॉरेंस को अपॉइंट किया जाता है ब्रिटिश रेजिडेंट एट लाहौर। इस तरीके से ये संधि साइन होती है, लेकिन यहाँ पे सिख खुश नहीं है कि ऐसे कैसे आपने हमारा कश्मीर राजा गुलाब सिंह जी को बेच दिया। इसका रिजल्ट क्या होता है, जो यहाँ पे सिख आर्मी के लीडर होते हैं जिनका नाम लाल सिंह जी है, वो क्या कर देते हैं, रिवॉल्ट कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, और विद्रोह कर देते तो अगेन बैटल शुरू हो जाती है। अब अगेन जब लड़ाई शुरू हो जाएगी और अगेन सिख आर्मी जब हार जाएगी, ब्रिटिशर्स जब जीत जाएंगे, तो फिर से एक संधि साइन करनी पड़ेगी ना। तो आप देखो फिर से एक संधि साइन होती है जिसको हम ट्रीटी ऑफ भैरावल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगेन एक संधि साइन हो रही है विच इज ट्रीटी ऑफ भैरावल इन 1846, सिख और ब्रिटिशर्स के बीच में हो रही है। ठीक है, क्या संधि साइन हो रही है, यहाँ पे संधि में कहा गया यार ये रानी जिंदल जो है वो बार बार लड़ाइयां लाल सिंह की मदद से वॉर क्रिएट कराती हैं और काफी नुकसान होता है। तो रानी जिंदल का जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है उसको खत्म करते हैं, उनको पेंशन देके भेज देते हैं, जैसे कि नाना साहब के साथ किया था ना, पेंशन देके भेज दिया, वैसे ही। तो रानी जिंदल को यहाँ पर भेज दिया जाता है शेखपुरा, और 48,000 रुपीज यहाँ पे पेंशन डिसाइड की जाती है रानी के लिए। और यहाँ पर 8 सिखों को मिला के एक काउंसिल बनाई जाती है, और ये काउंसिल अब क्या करेगी, सिख एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेट करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ट्रीटी ऑफ बैरावल देखने को मिल जाती है। जब तक राजा दिलीप सिंह एडल्ट नहीं होते तब तक ये 8 सिखों की काउंसिल सिख एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेट करेगी। ठीक है, अब एंट्री होती है डलहौजी की,
और डलहौजी एक हड़प की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अपने साथ लेकर आए थे, क्योंकि उनको बुलाया ही इंडिया इसलिए गया था कि जो भी प्रिंसली स्टेट है उन सबको आप ब्रिटिश टेरिटरी में मिला दो। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, हड़प की नीति क्या थी, अगर कोई किंगडम है उसका कोई प्रॉपर सक्सेसर या उत्तराधिकारी नहीं है तो वो टेरिटरी ब्रिटिशर्स की हो जाएगी। और जो एडॉप्शन है उसको बैन करने की बात की, गोद प्रथा को खत्म करने की बात की थी। और उसी के बाद तो आपको पता है ना कि 1857 में जो रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, यहाँ पे जब 1857 का रिवॉल्ट करती तो उसका एक रीजन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ही तो होता है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जी के गोद लिए हुए बेटे को राजा मानने से ये लोग मना कर देते हैं। तो आइए हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में आप देखेंगे ये कुछ एरिया है जो कि एनेक्स किए गए थे बाय द डलहौजी। सबसे पहले सतारा था 1848 में, फिर जैतपुर, संभलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी एंड नागपुर। ये वो सारी टेरिटरी है जिनको एक्वायर कर लिया था अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, जिसका समय आपको 1848 से 49 के बीच में देखने को मिलता है। इसमें आपको 3 लड़ाइयां होती हैं। पहली बैटल होती है बैटल ऑफ रामनगर, जिसमें ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे होते हैं लॉर्ड गफ एंड सिख आर्मी को लीड कर रहे होते हैं शेर सिंह। ठीक है, सेकेंड जो बैटल होती है वो बैटल ऑफ चिलनबाला होती है एंड थर्ड बैटल जो है वो बैटल ऑफ गुजरात होती है। तो रिजल्ट कहां से निकलेगा, थर्ड बैटल से निकलेगा। थर्ड बैटल में ब्रिटिशर जीत जाते हैं, सिख आर्मी हार जाती है और अगेन यहां पर आप देखेंगे एक संधि साइन होगी। अभी जो थर्ड नंबर की बैटल होती है विच इज बैटल ऑफ गुजरात, इसमें इंग्लिश आर्मी को लीड कर रहे होते हैं चार्ल्स नेपियर। ठीक है, और इसमें काफी अधिक संख्या में तोपों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे वॉर ऑफ कैनन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए वॉर ऑफ कैनन्स इक्वल टू व्हाट, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। अब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जब होता है उस समय डलहौजी है और डलहौजी ने यहाँ पर पंजाब की जो टेरिटरी है उसको एनेक्स कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया है। अब रानी जिंदल को तो ऑलरेडी पेंशन पे भेज चुके हैं। अब यहाँ पे दिलीप सिंह जी काफी छोटे हैं, तो दिलीप सिंह जी को फर्दर स्टडी करने के लिए इंग्लैंड भेजा जाता है। ठीक है, तो महाराजा दिलीप सिंह वॉज सेंट टू द इंग्लैंड अलॉन्ग विद द रानी जिंदल। तो रानी जिंदल को बुलाते हैं कि उनको संरक्षण की जरूरत तो पड़ेगी, तो रानी जिंदल के साथ एनुअल पेंशन ऑफ 5 लाख रुपीज दे के भेज दिया जाता है और कोहिनूर हीरा भी दिलीप सिंह जी से ले लिया जाता है और ब्रिटिश क्राउन में लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 2 बैटल होती हैं और दोनों बैटल के बाद आपका सिख एम्पायर एक तरीके से खत्म हो जाता है और वहां पर भी आपको ब्रिटिश टेरिटरी देखने को मिलेगी। तो अभी तक हमने देखा बंगाल हो गया, बंगाल के बाद मैसूर हो गया और आपका ये सिख भी हो गया और मराठा एरिया, ये सभी एरिया एनेक्स किए जा चुके हैं बाय द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेपाल की टेरिटरी मतलब एंग्लो नेपाल वॉर पे डिस्कशन करेंगे। जाते जाते आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मुझे देके जाइएगा कमेंट सेक्शन में। ये सारी की सारी जो बातें लिखी हुई हैं, ये सारे बैटल और सारी संधियां मैंने आपको पढ़ा दी हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितनी चीजें आपको याद है, जरा आंसर करके बताना कमेंट सेक्शन में। ओके है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, फरवरी मंथ के टॉप 100 MCQ डिस्कस कर लिए हैं मैंने करंट अफेयर्स के, वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, जरूर आपको हेल्पफुल रहेंगे। टेक केयर।